नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हिल चलो खबरों के सेंटर में। मैं मनोज कुमार। आइए सबसे पहले डालते हैं नजर आज की हेडलाइंस पर। सीईटी के परीक्षार्थियों को जिला प्रशासन शटल बसों से परीक्षा केंद्रों तक पहुंचाएगा। जल भराव से परेशान किसानों ने खड़ी फसल पर चलाया ट्रैक्टर। जनवादी महिला समिति ने सामाजिक न्याय जत्थे की शुरुआत। कुछ लोग राजनीति चमकाने के लिए मंत्री पर कर रहे हैं टिप्पणी, कहा शिवराज बागड़ी ने। सीईटी परीक्षा को लेकर पुलिस ने चलाया सर्च अभियान। और अब खबरें विस्तार से। सीईटी परीक्षा की व्यवस्था को लेकर उपायुक्त साहिल गुप्ता ने पत्रकारों को बताया कि सीईटी परीक्षा के निष्पक्ष एवं पारदर्शी ढंग से संचालन के लिए प्रत्येक परीक्षा केंद्र के लिए ड्यूटी मजिस्ट्रेट व नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं, जो सीईटी परीक्षा की कमान संभालेंगे। उन्होंने बताया कि 51 नोडल अधिकारी व 35 ड्यूटी मजिस्ट्रेट लगाए गए हैं और 40 ड्यूटी मजिस्ट्रेट्स को रिजर्व में भी रखा गया है। इसके अलावा परीक्षा केंद्रों पर कानून व शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पर्याप्त संख्या में पुलिस बल तैनात रहेगा। इस मौके पर एसपी मनवीर सिंह भी मौजूद थे। उपायुक्त साहिल गुप्ता व पुलिस अधीक्षक मनवीर सिंह ने कहा कि परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्रों पर ले जाने के लिए शटल बस सेवा शुरू की गई है, जहां पर परीक्षार्थियों को केंद्र तक पहुंचाया जाएगा। उन्होंने कहा कि अलग अलग रूट बनाए गए हैं। डीसी ने सीईटी की परीक्षा देने वाले जिला भिवानी की पहली शिफ्ट के परीक्षार्थियों से अपील करते हुए कहा है कि जिनके परीक्षा केंद्र 2 घंटे या इससे अधिक समय के सफर या फिर 100 किलोमीटर या इससे अधिक दूरी पर हैं, वे परीक्षार्थी एक दिन पहले ही अपने अपने परीक्षा केंद्र से संबंधित शहरों में पहुंच जाएं, ताकि वे वहां पर आराम से रह सकें और अच्छी तरह से अपनी परीक्षा दे सकें। वहीं दूसरी ओर डीसी गुप्ता ने आमजन से अपील करते हुए कहा है कि वे 26 व 27 जुलाई को रोडवेज के बसों में कम से कम सफर करें, बहुत ही जरूरी कार्य होने पर ही बसों में यात्रा करें। डीसी ने बताया कि बाहर से भिवानी में परीक्षा देने आने वाले परीक्षार्थियों की सुविधा के लिए जिला प्रशासन द्वारा ठहरने की व्यवस्था भी की गई है। उन्होंने बताया कि जाट धर्मशाला के बड़े हॉल में लड़कों के ठहरने व 10 कमरे महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं। उसको हमने रूट वाइज डिवाइड कर दिया। जैसे हिसार रोड पे जो सेंटर पड़ रहे हैं उसको एक रूट बना दिया, जो आपके इधर रोहतक साइड पड़ रहे हैं उनको एक रूट बना दिया। इस तरह से 6 से 7 रूट बने। तो वो वहाँ पे नाम, सेंटर कोड और उसकी लोकेशन तीनों दी गई है, ताकि किसी भी प्रकार के अभ्यास में कोई भी दिक्कत ना आए। और वो साथ ही साथ रोडवेज के जो हमारे ड्राइवर्स होंगे जो हिसार से चलेंगे उनके साथ शेयर भी कर दी जाएगी, ताकि वहाँ पे पहले ही चेकिंग करके पता चल जाता है एक दिन पहले शाम में ही कोई ऐसा इशू है तो टाइम रिजॉल्व करा लेते हैं। ये ईद का टाइम है, हमारे यहाँ हरियाणा के एरिया में मैक्सिमम लड़कियाँ लेडीज मेहंदी लगाई होती है, उनके थंब इम्प्रेशन में दिक्कत आएगी, तो उसका कोई विकल्प है? थंब इम्प्रेशन में यूजुअली मेहंदी से या हिना से इस तरह कोई बहुत ज़्यादा इशू नहीं आता, तो वो आपके जो ये डिपेंड ऑन आपकी जो डीएनए है उस पर है, वो इंडिपेंड रहता है, तो बहुत ज़्यादा पेपर की स्थिति का उसकी पारदर्शिता की जरूरत, कोई व्यक्ति दावा करता है बिना पेपर मेरे पास है, इस तरह की कोई होता है तो उसके लिए क्या मॉनिटरिंग सिस्टम बनाया आप लोगों ने और इस तरह की सूचना एक नंबर पर प्रोवाइड करवाई है? ठीक है, अगर ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन आती है तो डेफिनेटली उस पर जो लीगल एक्शन है तुरंत लिया जाएगा। सर कहाँ 112 है, पुलिस कंट्रोल रूम है, ठीक है ना, और जो हमारा डिस्ट्रिक्ट हेल्पलाइन नंबर है वो सारे उपलब्ध है। मिनिमम 10 लोग एक सेंटर पे हैं, तो जो अगर जिन लोकेशंस पे जैसे 35 लोकेशन है, 56 सेंटर है, जिन लोकेशन पे 2 सेंटर हैं वहाँ भी 17, 18, 19 के करीब लोग हैं हर एक सेंटर, हर एक लोकेशन पे। तो अगर किसी सेंटर पर अगर ऐसा पानी निकासी के लिए जहाँ से हमारे पास आ रही है, जहाँ पानी खड़ा है, भवानी खेड़ा एरिया या बाकी जो एरियाज है वहाँ पे पंप उपलब्ध करवा रहे हैं इरीगेशन के माध्यम से और हमारे डीडीपी और बीडीपी के माध्यम से। जहाँ तक शहर का सवाल है, यहाँ भी पब्लिक हेल्थ जो है वो जो पुराने जो शहर के एरिया जहाँ पानी भरने की हमारे पास आई है वहाँ पे भी हम पंप डिप्लॉय करवा रहे हैं, इंश्योर कराने की इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन रहे और जो निकासी का जो पहले बहुत ज़्यादा समय था वो धीरे धीरे ताकि कम हो। भिवानी के गांव पूर्व व सिवाड़ा के खेतों में जल भराव होने के चलते किसान इस कदर परेशान हैं कि उन्होंने खड़ी फसलों पर ही ट्रैक्टर चला दिया। कपास व बाजरा की फसल पानी भरने के कारण नष्ट हो रही है। ऐसे में किसानों के पास दूसरा कोई रास्ता भी नहीं है। किसानों का कहना है कि कपास व बाजरा की फसलों में जो खर्च लगना था वह लग चुका है।
अब पैदावार अच्छी होने की उम्मीद थी, लेकिन जल भराव ने सपनों पर पानी फेर दिया। गांव पूर्व निवासी संदीप ने बताया कि खड़ी कपास की फसल में पानी भर गया, जिसके कारण कपास की फसल खराब हो गई। सिवाड़ा गांव के ग्रामीणों ने कहा कि 5 जुलाई को हुई बारिश के बाद खेतों में पानी भरा था, इसके बाद निकासी नहीं हुई। इतने लंबे समय तक कपास में पानी भरा रहने के कारण फसल खराब हो रही है। गांव सिवाड़ा निवासी जयवीर ने कहा कि कपास की फसल में जल भराव होने के बाद अधिकारियों से पानी निकासी की गुहार लगाई गई थी, लेकिन कोई समाधान नहीं हुआ। ऐसे में उनके पास ट्रैक्टर चलाने के सिवाय कोई रास्ता नहीं बचता। गांव पूर्व सिवाड़ा के 60 से अधिक एकड़ में खड़ी फसल पर ट्रैक्टर चलाया गया है ताकि धान की बिजाई की जा सके। गांव सिवाड़ा निवासी विजेंद्र ने कहा कि उनके करीब 6 एकड़ जमीन पट्टे पर उन्होंने ली थी, जिस पर कपास की बिजाई हुई थी, लेकिन खड़े पानी में कपास की फसल तो हो नहीं सकती, इसलिए ट्रैक्टर चलाया जा रहा है। कौन सा गाँव जी? गाँव सिवाड़ा। ये फिलहाल जो खड़ी फसल है तो ये इसको बांध क्यों किया जा रहा है? इसका बांध क्यों किया जा रहा है? जिसका जी पानी भर गया को प्रशासन कोई कार्रवाई करे या नहीं, पानी तार देर तो हमारी फसल बच जा रही। ये भी इसका के कराई बागली फसल का देखा हाँ कि मैं जुगाड़ बन गया तो या तो खत्म हो ली, पानी तारण का कोई जुगाड़ है नहीं। कितना नुकसान हुआ? नुकसान तो जी पूछो ही ना, नुकसान का तो ओड़े को नहीं ठेकन किले ले वहाँ और ठेका लाग रहा है, फिर यो खर्चा लाग रहा है इस पे। ये 10,000 इस पे लाग गए, 40,000 रुपये धान हो ना हो तो भी धाना का यो है। ये धान बो के भी के करा नहीं करा, प्रशासन की में कर नहीं रहा इस बात के बारे में। किसान फसल पे डिपेंड होता है। हाँ और जी। ये फसल अब आपने बुआ दी तो बच्चों की पढ़ाई, बच्चों की शादी कड़त होती जी, बच्चे पढ़ाई करत करा थे, ठेकन तो कूट लिया हाँ, उनमें कि में घर तो लाग जाएंगे और लाग जाए और तड़ाए जाएंगे, आखिरी में मरना हमने तो क्यों होए। मर रही हो? मर तो नूर है ना को मैं आमदनी तो कोनी और क्या है कि नौकरी मारे पे नहीं, किसी चीज की और नहीं, हम तो इससे गए निर्भर। हाँ जमींदार है गए जैया लापरवाही किसकी बरती जा रही है? लापरवाही तो प्रशासन से पानी तरवा दे तो हमारे ये हो जाए। पानी तरवाने का प्रशासन ने नूनी के पानी तरवा दिया हो, इब्राहिम तो बस का कोई मरा, राम तो रोज बरसे हाड़े। मेरा नाम संदीप है, मैं पूरा गाँव से हूँ। फसल बोने वाली बात यह है कि भाई पानी भर गया, ये पानी अब बाड़ी तो लकड़नी को नहीं, और ये भी मजबूरी में बाय कि धान बोवांगे हुए तो कोनी भी ओवन को नहीं तो यो पानी दिक्कत है बो जाएंगे। 10-20 दिन बाद यो जगह सूख, फिर ये धान भी सूखेंगे। और ठेक कर ले रहे मैं 50,000 रुपये किलो के हिसाब से, ये 50 तो अगला ले जाएगा और नू ला ले 10,000 रुपये बाड़ी पे भी लाएगा लिया, 10 की धाना लागेंगे। 70,000 रुपये खर्चा तो लिया हो, एक फसल तो जायली, ये दूसरी की आस है कि नहीं है वो तो ही भागेगा मेरा से। तो ये पानी क्यों भरा था और क्या आपने? मुआवजा वाली बात तो नू से डीसी साहब आए थे भाई, वो काम में अपने बिले बयाड़ा बिले पानी तरवावांगे और वह मोटर माटर लाए कि वह मोटर भी कौन जल्दी काम भरिया खड़िया से रोड़ा के ऊपर बंदे लाए दिए जमींदारा ने, खेता में पानी भर गया। तो किसान की किस प्रकार से मर हो रही है? किसान की तो मर होगी, 70,000 रुपये खर्चा हो लिया, ठन्नी तो रस है ना, तेरा मेरे वर्ग ब्याज ने ठाया कि ये पीछे ले रहा कैसे अगला खाल पड़ेगा, अगला तो लेगा। तो ये हर साल की दिक्कत है या फिर अब की बारी हुआ? इस एरिया में दूसरी साल होगी, 2 साल हो गया पानी नुए भरा है, उस तक पहले तो कोई समस्या कौन थी, ये 2 साल तक, लेकिन सरकार का कोई फंड को नहीं, सरकार कुछ नहीं कर दी। कितने किले ऐसे हैं जो अब बुआ दी? ये मेरे पास आड़ है, मेरे 15 किले मेरे हैं, 15 मेरे ताऊ के हैं, 60-70 किले हैं जो बाड़ी अभी ने बह दी है। बाजरा भी है इसमें, बाजरा ही बह दिया, ये भी देखो क्या होगा। अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति हरियाणा द्वारा संचालित सामाजिक न्याय जत्थे की शुरुआत आजाद नगर प्रजापति धर्मशाला से की गई। जत्थे का स्वागत प्रसिद्ध सामाजिक एवं राजनीतिक कार्यकर्ता कॉमरेड ओम प्रकाश ने किया। जत्थे का उद्घाटन करते हुए स्वतंत्रता सेनानी परिवार से संबंधित प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता सहबा फारूकी ने कहा कि देश की आजादी के बाद आज देश की जनता के सामने बड़ी चुनौतियां हैं। भयंकर बेरोजगारी, महंगाई व सामाजिक आर्थिक गैर बराबरी अपनी चरम सीमा पर है। सामाजिक न्याय जत्थे का उद्घाटन करते हुए स्वतंत्रता सेनानी परिवार से संबंधित सामाजिक कार्यकर्ता सहबा फारूकी ने कहा कि देश की आज़ादी के बाद आज देश की जनता के सामने बड़ी चुनौतियां हैं। बेरोजगारी, गरीबी व अन्याय ने युवाओं को नशाखोरी व अपराध के क्षेत्र में धकेल दिया है। परिणाम स्वरूप दलितों, अल्पसंख्यकों व महिलाओं पर सबसे ज्यादा अत्याचार हो रहे हैं।
जब इस नफरत से दंगा होता है तो इसकी मार सबसे ज्यादा औरतों व दलितों पर पड़ती है। भीम अवार्डी अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी व समिति की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जगमती सांगवान ने कहा कि जनता के लंबे संघर्ष के बाद आजादी मिली है, लेकिन हमारे शहीदों के सामाजिक न्याय के सपनों को अभी तक पूरा नहीं कर पाए हैं। दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों, महिलाओं, किसानों व मजदूरों को आज का कारपोरेट सांप्रदायिक गठजोड़ लूटना चाहता है। राज्यसभा सांसद सुभाष बराला के पुत्र को राज्य सरकार द्वारा अतिरिक्त एडवोकेट जनरल बनाने की उन्होंने निंदा की। हाँ, मैं डॉक्टर जगमती सांगवान, अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, आज यहाँ पे ये सामाजिक न्याय जत्था पूरे हरियाणा में जनवादी महिला समिति के द्वारा जो चलाया जा रहा है उसका ये उद्घाटन हो रहा है। और हमें ये लगता है कि देश के अंदर जो महिलाओं ने कड़े संघर्षों के माध्यम से अपने अधिकार जो जीते थे, आज उन अधिकारों के ऊपर हमला किया जा रहा है। चाहे जितने कानून बने थे उन कानूनों को ढीला किया जा रहा है, और जितने भी विचार और मूल्य मान्यताएं, ये जो सारी महिलाओं की समानता को लेके उनको न्याय मिले, इसको लेके जो बने हुए थे, अब उन सब को जो है पीछे धकेला जा रहा है। और ये एक पूरी चुनौती है। और ये किया ऐसे जा रहा है कि संविधान ने जो हमें बराबर के हक दिए थे, आज उस संविधान को भी पीछे धकेल के मनुवाद को आगे लाया जा रहा है। तो ऐसे मौके के ऊपर महिलाएं जो हैं पूरे देश के अंदर, उन्होंने ये फैसला किया कि सामाजिक न्याय जो है वो हमारे संविधान की और हमारे जो नीति निर्देशक सिद्धांत जो हैं उनकी मूल आत्मा है। तो वो सामाजिक न्याय को अगर कोई पीछे धकेलेगा तो हम जो नागरिक हैं, जो 2/3 नागरिक हैं, जो सामाजिक न्याय के बेनिफिशियरी है, तो हम भी चुप नहीं बैठेंगे, हम भी खड़े होके अपनी आवाज बुलंद करेंगे। मेरा नाम सविता है और मैं जनवादी महिला समिति की राज्य अध्यक्ष हूँ। और आज हमारा सामाजिक न्याय जत्था यहाँ भिवानी जिला से शुरू हो रहा है, और ये भिवानी जिला से शुरू होके पानीपत, करनाल, यमुनानगर, पंचकुला, जींद, हिसार, हर जिला में ये जत्था जाएगा। 7 अगस्त को इसका समापन होगा। और 7 अगस्त को, जैसा कि आप सब जानते हैं, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की बरसी है। और आज जो हमने जत्था शुरू किया है वो कैप्टन लक्ष्मी सहगल की याद को समर्पित है, क्योंकि 23 जुलाई कैप्टन लक्ष्मी सहगल का स्मृति दिवस है। और इस जत्थे में मुख्य तौर पे हम जो समाज के अंदर रूढ़िवाद बढ़ रहा है, अंधविश्वास जो समाज में बढ़ रहा है, और या फिर पितर सत्ता को लगातार मजबूत करने की कोशिशें हैं, सांप्रदायिकता और जातिवाद को बढ़ाया जा रहा है, उन सब के खिलाफ हम इस जत्थे के माध्यम से। भगवान वाल्मीकि जन कल्याण ट्रस्ट के सदस्य शिवराज बागड़ी ने कहा कि 7 जुलाई को हिसार में हुए आंदोलन में विभिन्न समाज तथा संगठनों ने इसके समर्थन में पुलिस के मुकदमा दर्ज करने को लेकर पुलिस के खिलाफ आंदोलन में हिस्सा लिया। इस बारे में एक प्रतिनिधिमंडल कैबिनेट मंत्री से मिले तथा इस समस्या का समाधान करवाने की मांग रखी। पत्रकारों को संबोधित करते हुए शिवराज बागड़ी ने कहा कि विशेष समुदाय के सदस्य जो इस आंदोलन में थे वो अब उचित फैसला हो जाने के बाद हताश होकर कैबिनेट मंत्री के खिलाफ अभद्र टिप्पणी सार्वजनिक मंच या सोशल मीडिया के माध्यम से कर रहे हैं, जिससे उनकी मंशा का स्पष्ट पता चलता है कि ये लोग इसे एक राजनीतिक मुद्दा बनाकर किसी बड़ी अप्रिय घटना को अंजाम देना चाहते हैं। बागड़ी ने संत शिरोमणि रविदास महासभा के सदस्यों से अनुरोध किया कि ऐसी संकुचित मानसिकता रखने वाले व्यक्ति को जल्द से जल्द प्रधान पद से हटाया जाए। उन्होंने कहा कि आंदोलन में पुलिस की वीडियो को एडिट करके इस प्रकार प्रदर्शित किया जा रहा है, जिसमें प्रतीत हो रहा है कि पुलिस द्वारा बर्बरता आंदोलनकारियों पर बरती गई, जो कि आमजन को भ्रमित करने का प्रयास है। इसकी जांच उच्च न्यायालय द्वारा करवाई जाए ताकि पूरा सत्य लोगों के सामने आ सके। तो एक व्यक्ति है जिसका नाम है शीशपाल चोलिया, जो संत शिरोमणि रविदास महासभा का प्रधान बता रहा है अपने आप को, जो सिरसा बाईपास रोड हिसार में है, हाउसिंग बोर्ड के पास। उसका मुद्दा ये है कि डीएससी के लोग कैसे एकदम से सुधर चुके हैं, कैसे उनका मुद्दा एकदम से शांत हो चुका है। डीएससी का नेता कृष्ण बेदी जी के खिलाफ उन्होंने अभद्र टिप्पणी की है। कैसे डीएससी के नेता के खिलाफ उन्होंने ये अशोभनीय विचार इसलिए किया है
ताकि माननीय किशन बेदी जी के नेतृत्व में हमारे समाज को डीएससी का लाभ मिला और उस लाभ के कारण जो पढ़े लिखे बच्चे थे वो नौकरियों पे लग चुके हैं और आगे भी लगने वाले हैं, क्योंकि डीएससी समाज के लोग अब पढ़ाई की ओर जा चुके हैं। उनको पता लग चुका है हमारा उद्देश्य केवल शिक्षा में ही है। अब शीश पाठशाला जी ने बहुत से मुद्दे मीडिया के सामने, सोशल मीडिया के सामने रखे हैं। वो बता रहे जो गणेश वाल्मीकि हत्याकांड है वो जानबूझकर बनाया हुआ कांड है। जो लड़का मरा है उस पर मुकदमे काफ़ी दर्ज है, वो ये बता रहा है। मैं ये उसका पूछना चाहता हूँ, हरियाणा में से कितने लोग हैं जिनके पास ऊपर मुकदमा दर्ज है? मैं उसी को बता देता हूँ, मायावती के खिलाफ भी बहुत से मुकदमे दर्ज है। जो उसी धरने में बैठा रजत कलसन, जो हिसार से एडवोकेट है, अधिवक्ता जी हैं, चमार समाज से है, उसके ऊपर भी बहुत से मुकदमे दर्ज है। वो तो कभी नहीं मरे। क्या मुकदमे दर्ज होना आपराधिक दृष्टि दर्शाता है? जो मुकदमे दर्ज है उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होकर न्यायालय में चल रहे हैं, वो अपना फैसला लेंगे वहां से। दोषी है तो उनको सजा मिलेगी, निर्दोष है तो बरी हो जाएंगे। ये काम न्यायालय का है। उस एसपी चालिया का थोड़ा है जो वो कहता है भी वो तो आपराधिक दृष्टि के लोग थे, उनको तो मरना ही था। मरना सबको है, कौन अमर है बताओ आप? मैं उससे ये पूछना चाहता हूँ, उनके जो इशारे पे जो वो काम कर रहा है उसके नेता प्रतिपक्ष के ऊपर मुकदमे दर्ज है, वो तो नहीं मरा। वो नेता प्रतिपक्ष के कारण ही आम जन लोगों के खिलाफ समस्याओं को बहुत भड़का रहा है। ऐसा है जी, जो हिसार में गणेश वाल्मीकि जो मारे गया उसके बारे में जो एजिटेशन हो रहा है, आंदोलन, उसमें कुछ नेता मतलब जो है अपनी भड़ास निकालने के लिए जो है कृष्ण बेदी जी को डायरेक्ट टारगेट कर रहे हैं बाय नेम, जो कि ऐसो बनी है बात, ऐसी बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो हमारे समाज के नेता हैं जी और जो है ना मंत्री महोदय हैं, तो उन्हीं से तो बातचीत होगी जो भी होगी समाज के बारे में। समाज सारा उसी के पास तो जाएगा, जो भी समझौता होगा या जो भी बात होगी किसी भी बात के विषय में, तो इसीलिए समाज उसके पास गया था। जो समझौता होया उसने लागू करवा दिया, उसकी कोई गलती नहीं है। लेकिन कुछ नेता बाई नेम टारगेट करके उनको और जो है उनकी छवि को धूमिल करने की कोशिश कर रहे हैं। बड़े खेद का विषय है जी, ऐसा नहीं होना चाहिए। सीईटी परीक्षा को लेकर भिवानी पुलिस द्वारा रेलवे स्टेशन, होटल सहित विभिन्न जगहों पर सर्च अभियान चलाया गया। सीईटी परीक्षा को हरियाणा सरकार ने पुलिस प्रशासन को गाइडलाइन जारी की है। थाना शहर प्रभारी सत्यनारायण ने बताया कि पुलिस अधीक्षक मनवीर सिंह के दिशा निर्देश पर भिवानी पुलिस के द्वारा विभिन्न होटल और जगहों पर सर्च अभियान चलाया गया। उन्होंने कहा कि भिवानी जिले में 36 लोकेशंस पर 35 ड्यूटी मजिस्ट्रेट्स की नियुक्ति की गई है। थाना शहर प्रभारी सत्यनारायण ने बताया कि पुलिस के द्वारा विभिन्न होटल और जगहों पर सर्च अभियान चलाया गया है। उन्होंने कहा कि सीईटी परीक्षा को लेकर विद्यार्थियों को किसी भी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। भिवानी जिले में 36 लोकेशन पर 35 ड्यूटी मजिस्ट्रेट की नियुक्ति की गई है। वहीं उन्होंने बताया कि विद्यार्थी परीक्षा केंद्र पर समय पर पहुंचे। विद्यार्थियों के लिए वाहन पार्किंग को लेकर भी व्यवस्था की गई है। हरियाणा सरकार के द्वारा गाइडलाइन जारी की है कि 500 मीटर के दायरे के अंदर कोई भी फोटोस्टेट की दुकान नहीं खुलेगी, जिसको लेकर भिवानी जिले के सभी फोटोस्टेट दुकान संचालकों को नोटिस जारी कर दिए गए हैं। पुलिस का सर्च अभियान तब तक जारी रहेगा जब तक परीक्षा संपन्न नहीं हो जाती। चलाया गया है, जिसके दौरान आज हमने रेलवे स्टेशन के आसपास जो हमारे होटल, ढाबे, धर्मशालाएं हैं उनको सर्च किया है। इसके अलावा शहर में और भी जो हमारे पीजी होटल, धर्मशालाएं, सराय हैं जहां कुछ संदिग्ध व्यक्ति रुक के परीक्षा में किसी प्रकार की गैर कानूनी गतिविधि को अंजाम दे सकते हैं, उन सभी शख्सों को हमने उन सभी स्थानों को सर्च किया है। और अभी सर्च हमारा ऑपरेशन हमारा कल तक जारी रहेगा जब तक हमारी परीक्षा पूर्ण रूप से सफल नहीं हो पाती। और इसके 2 लाभ लगातार हमें मिल रहे हैं। अभी एक जो हमारा कॉम्बिंग ऑपरेशन है वो लगातार हमारा चलता रहता है संदिग्ध व्यक्ति वस्तुओं के लिए, और दूसरा हमारा सीईटी का जो एग्जाम है उसको लेकर भी हमारी बेहतर तैयारियां चल रही हैं। तो बात करें तो कितने सेंटर भिवानी जिले के अंदर बनाए गए? सेंटर हमारे 43 सेंटर हमारे जिला लेवल पे की अगर मैं बात करूँ तो उसमें बनाए गए हैं। 43 सेंटर के अलावा कई सेंटर ऐसे हैं जिसमें एक सेंटर काल की लोकेशन है और उसके अंदर जो एग्जाम सेंटर 3 से 4 है, तो उस पर सभी पे पुख्ता प्रबंध हमारे अधिकारियों द्वारा, जिला प्रशासन द्वारा किए गए हैं और पुलिस प्रशासन पूर्ण रूप से मुस्तैद है। गाइडलाइंस जारी की गई हैं तो 5 फोटोस्टेट की दुकान से जो पिछले जैसे आपको भी पता है 5-6 रोज से लगातार हमारी
जिला प्रशासनिक अधिकारियों और हाई अथॉरिटीज के साथ मीटिंग चल रही है अधिकारियों की, और उसके माध्यम से हमें दिशा निर्देश मिलते हैं। आसपास का जो हमारा 500 मीटर का एग्जाम सेंटर के आसपास का एरिया है वो बिल्कुल हमारा फ्री रहेगा, जिस तरह से हम पुराने रूप में कहते धारा 144 वहाँ रहेगी, और किसी का व्हीकल वगैरह वहाँ अलाउ नहीं किया जाएगा। और जो फोटो स्टेट की दुकानें वगैरह हैं सभी पे हमने अब की बार अलग से ड्यूटीज लगाई हैं ताकि उसमें किसी अनफेयर मीन्स का किसी भी रूप में प्रयोग ना हो पाए। और जो परीक्षार्थी भिवानी में आएंगे हम उनका सबका स्वागत करते हैं भिवानी पुलिस प्रशासन की तरफ से। उन सबसे निवेदन भी है कि जो भी वो व्हीकल साथ लेके आए एक समय पे पहुंचे ताकि किसी प्रकार की बाधा उनको भी उत्पन्न ना हो और पुलिस के लिए भी कोई समस्या ना हो। और जो व्हीकल वो साथ लेके आते हैं हर एक एग्जाम सेंटर के आसपास हमने पार्किंग क्षेत्र बनाए हुए हैं, तो जो ड्यूटी वाले हैं पुलिस स्टाफ भी है और अन्य जो स्टाफ है वो भी और परीक्षार्थी भी, तो सभी से निवेदन है कि वो जो पार्किंग की व्यवस्था है उसको बनाए रखे, जो निर्धारित स्थान है वहीं पर पार्क करे ताकि जो कोई अव्यवस्था ना फैले और सभी का जो ड्यूटियाँ ठीक हो और जो बच्चों का एग्जाम है वो ठीक हो पाए। और अब चलते चलते चुनाव आयोग ने सर्वोच्च अदालत में हलफनामा दाखिल कर स्पष्ट किया है कि मतदाता सूची पुनरीक्षण के संदर्भ में आधार कार्ड, वोटर कार्ड और राशन कार्ड वैध दस्तावेज नहीं है, लिहाजा उन्हें मान्यता नहीं दी जा सकती। बिहार में पुनरीक्षण का करीबन 96% काम पूरा हो चुका है। चुनाव आयोग ने सर्वोच्च अदालत के आग्रह को नकार दिया है, लिहाजा अब न्यायिक पीठ का फैसला अथवा उसकी प्रतिक्रिया क्या रहती है यह 28 जुलाई को सुनवाई के दौरान सामने आ सकता है। सर्वोच्च अदालत या तो न्यायिक आदेश देती है अथवा निर्देश देती है जिनका अनुपालना किया जाना चाहिए। अब अदालत और आयोग दोनों ही संवैधानिक संस्थाएं हैं, उनकी परस्पर मर्यादाएं हैं, लिहाजा अहम सवाल है कि क्या आयोग बनाम अदालत की स्थिति बन गई है? क्या शीर्ष अदालत भविष्य के मतदाता सूची पुनरीक्षण के मद्देनजर आधार, वोटर और राशन कार्ड को वैध दस्तावेज मानने को चुनाव आयोग को बाध्य कर सकती है? चुनाव आयोग ने यह भी दावा किया है कि मतदाता की नागरिकता का पता लगाना भी उसका संवैधानिक अधिकार है। बेशक यह मुद्दा भी सर्वोच्च अदालत के सामने उठेगा, क्योंकि न्यायिक पीठ कहती रही है कि चुनाव आयोग को नागरिकता तय करने का अधिकार नहीं है, वह गृह मंत्रालय का संवैधानिक जनादेश है। लिहाजा मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण में बिहार में ही जिन 52 लाख से अधिक मतदाताओं के नाम काटने की संभावना आयोग ने जताई है, क्या उनकी नागरिकता भी सवालिया हो जाएगी? यह तय करने वाला चुनाव आयोग कौन होता है? आयोग ने अभी तक जो डाटा एकत्रित किया है उसके मद्देनजर आयोग ने प्रेस विज्ञप्ति में रेखांकित किया है कि बिहार की मतदाता सूचियों में करीबन 18 लाख मृतकों के नाम दर्ज हैं। 26 लाख ऐसे नाम हैं जो किसी दूसरी जगह शिफ्ट हो गए हैं और वहां के मतदाता हैं। 7 लाख से अधिक मतदाताओं के नाम 2-2 स्थानों पर हैं। इस तरह 52 लाख से अधिक नाम मतदाता सूची से काटे जा सकते हैं। बेशक ऐसे मतदाता 1 अगस्त से 1 सितंबर के दौरान अपील कर सकते हैं। क्या नागरिकता से जुड़े ऐसे मामले सर्वोच्च अदालत तक भी पहुंच सकते हैं? और अब जाने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। सीईटी के परीक्षार्थियों को जिला प्रशासन शटल बसों से परीक्षा केंद्रों तक पहुंचाएगा। जल भराव से परेशान किसानों ने खड़ी फसल पर चलाया ट्रैक्टर। जनवादी महिला समिति ने सामाजिक न्याय जत्थे की शुरुआत। कुछ लोग राजनीति चमकाने के लिए मंत्री पर कर रहे हैं टिप्पणी, कहा शिवराज बागड़ी ने। सीईटी परीक्षा को लेकर पुलिस ने चलाया सर्च अभियान। हमारे आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक के लिए देखते रहिएगा आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।